हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो मैंने उस टाइम पे टीसीएस और विप्रो का इंटरव्यू कैसे क्लियर करा था। अभी मैं टीसीएस में काम कर रहा हूं और नोटिस पीरियड पे चल रहा हूं। और हाँ, नोटिस पीरियड पे चल रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन फ्यूचर मैं किस कंपनी में जाऊंगा, मेरी सैलरी क्या है और मैंने किस टाइम पे रिजाइन मारा था और क्यों मारा था, मैं सब कुछ बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोज में। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और आपको ऐसे ऐसे अपडेट मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने उस टाइम पे टीसीएस और विप्रो का इंटरव्यू कैसे क्लियर करा था। तो देखो, जब हम कॉलेज लाइफ में रहते हैं ना, तो हमारा ये ड्रीम होता है, जो टीसीएस में लग गया बात बन गई, विप्रो में लग गया बात बन गई, इन्फोसिस में लग गया बात बन गई। लेकिन 2 साल के बाद जब आप इस स्टेज पे आओगे ना, तो सोचोगे अरे यार, टीसीएस विप्रो में तो हर कोई काम करता है। अब जिसको देखोगे बहुत कम नॉलेज है, वो भी टीसीएस विप्रो में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे नॉलेज वाले भी कर रहे हैं। और कितने लोग हैं जो हमारे जैसे नॉलेज वाले अमेजोन और गूगल में भी काम कर रहे हैं। तो मैं बाद में ये भी बताऊंगा जो उन कंपनीज के लिए आप कैसे क्लियर कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं जो मैंने उस टाइम पे कैसे क्लियर करा था। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, मेरे 12th में 56% थे। और कितने कंपनीज का होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो 60% से अगर कम है ना, तो आप उस कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे सकते। इस वजह से मैं इन्फोसिस में इंटरव्यू नहीं दे पाया। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, टीसीएस और विप्रो। क्योंकि टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग होता है, स्मार्ट हायरिंग के थ्रू उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 50% ओनली। विप्रो का भी अगर ज्वाइनिंग करते हो बीसी कैंडिडेट, तो उनका 50% ही क्राइटेरिया होता है। तो हम बात करते हैं जो कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए। तो बेसिकली क्या है, कॉलेज ज्वाइन करते हैं 1 साल एकदम फुल मौज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम मौज करना, जो भी करना है, मतलब कॉलेज देखना कैसा होता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना। पढ़ाई वढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दोगे चलेगा, बस पेपर क्लियर कर लेना मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। अब 1 साल के बाद की बात करते हैं। अब सेकंड ईयर का जब एंड होगा और थर्ड ईयर का स्टार्टिंग, उस टाइम में आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू देने के लिए मतलब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। मतलब उस टाइम पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप क्या करो, सेकंड ईयर में एंटर करते ही किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके चलो। लाइक अभी के टाइम में पाइथन सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना उसके इतने सारे लाइब्रेरीज है ना, जो इन फ्यूचर में आपको बहुत लंबे प्रोग्राम नहीं लिखना होगा। सिंपल से स्मॉल कमांड करोगे ना, आपका वो प्रोग्राम रन कर जाएगा, कंपाइल हो जाएगा और आप आराम से किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। तो और अगर कोई ज्यादा थोड़ा लाइक जो चाहता है जो मुझे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो वो सी और C++ कर लो। क्यों? क्योंकि सी जो है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर बताता है, वो हर चीज को डिफाइन करता है। इंटीजर क्या होता है, वुलन क्या होता है, सब कुछ आप सी में सीखोगे। और C++ में आप क्लास के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, उप्स के कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो इंटरव्यूज में ना आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, उप्स क्या होता है, सब कुछ आपसे पूछते हैं। तो सी और C++ ने इस चीज में हेल्प करेगा। लेकिन कितने लोग कहते हैं नहीं, मुझे इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करना भाई, कोई एक बता, एक को लेके चलना है। तो सिंपल उसके लिए पाइथन बना हुआ है, पाइथन को लो, पाइथन को लेके आगे बढ़ो, सिंपल, और कुछ मत करो, ठीक है। अब कितने लोग क्या करते हैं, जो बहुत ब्रिलियंट है, जो जिनके 80-90% आ रहे हैं ग्रेजुएशन में, वो भी ये मिस्टेक करते हैं, वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं करते। अब जो तुमने 10th में पढ़ा था ना, कॉलेज के टाइम में, वो याद नहीं रहता भाई किसी को। इवन मेरे को भी ना याद नहीं रहता था वो सब चीजें। लेकिन मेरा एक प्लस पॉइंट क्या था, मैं कॉलेज के टाइम पे ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था 10th तक के बच्चों को। तो मेरा क्लियर था कंसेप्ट। इवन मैं नवोदय का प्रिपरेशन करवाता था, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करवाता था, तो इसलिए मेरा रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब बहुत ज्यादा, मतलब मैथ्स क्लियर था। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं ना, जो पढ़ने में भी बहुत होशियार है, जिनका प्रोग्रामिंग भी एकदम अपर लेवल का है, लेकिन वो गलती कर जाते हैं। जब उनका स्क्रीनिंग राउंड होता है ना, मान लो किसी भी कंपनी के लिए आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते आपका सिलेक्शन होता है, आपका स्क्रीनिंग राउंड होता है। अब स्क्रीनिंग राउंड में क्या होता है, आपसे ना एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग नहीं पूछेंगे, वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे गेम पलट जाता है। मतलब जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको प्रोग्रामिंग सब आता है, कोई भी लॉजिक पूछो, कुछ भी पूछो, ऐसे बताएगा। लेकिन वो बंदा भी उस टाइम में क्या होता है, फंस जाता है, क्योंकि उसने एप्टीट्यूड का कुछ प्रिपरेशन कर ही नहीं रखा है। तो और कितने लोग क्या सोचते हैं, अरे क्या है, 10th के बेसिस पे तो पूछेंगे, मैथ वैथ आराम से क्लियर कर लूंगा मैं। भाई रियली बताओ ना, जो टीसीएस का एप्टीट्यूड क्वेश्चन होता है ना, वो भाई लेवल का होता है। वो जो सोचोगे ना तुम ऐसे क्लियर कर लोगे, तो वो ऐसे नहीं होगा। हाँ, विप्रो का इजी होता है, इन्फोसिस में आपका इंग्लिश का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, इन्फोसिस भी क्लियर कर लोगे। लेकिन जब टीसीएस की बारी आएगी ना, तो टीसीएस के लिए थोड़ा सा भाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। अब जब एप्टीट्यूड क्लियर कर लोगे, तो एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद ही आपका सीधा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होंगे, तो वो देखो, हमेशा आज दे रहे हो इंटरव्यू एज ए फ्रेशर या एज ए एक्सपीरियंस होल्डर, आप इंटरव्यू दोगे आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद या कितने भी साल बाद,
तो भाई वो आपसे ना वही पूछेंगे जो आप उनको बताना चाहोगे। वो कभी भी आगे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो हमेशा ये पूछेंगे जो आपको क्या आता है। हमेशा आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, मैं बोलूंगा सी में, C++ में, पाइथन में, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर वो पूछेंगे अपने आप को आप किस लेवल का समझते हो इस लैंग्वेज में। तो 10 आउट ऑफ आपको मार्क्स देना है। मैंने तो 8 दिया था, तो उन्होंने कह दिया था भाई 8 दे रहे हो, तुम्हें पता है एक अच्छे प्रोग्रामर भी अपने आप को 10 में से 8 नहीं देता। तो मैंने कहा मैंने पिछले 6 महीने से अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान दे रखा है, मैं अपने आप को 8 दूंगा, कुछ भी पूछो। तो उन्होंने मेरे से एक बार पहले सिंपल एरे पूछा था, फिर 2D एरे पूछा था, और फिर उस 2D एरे में कुछ मॉडिफिकेशन करके भी क्वेश्चन पूछा था, और मैंने विद इन 50 सेकेंड में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो फिर इस वजह से मेरा विद इन 8 मिनट में मेरे को उन्होंने टेक्निकल नोट क्लियर कर दिया था। तो ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी है, और आपको जो आता है ना वही बताओ। उसके साथ देखो, उसके साथ वो कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। क्या होता है, मैंने देखा था ना जो मेरे साथ और भी लोग इंटरव्यू दे रहे थे, उनके 40-45 मिनट्स के, 30 मिनट्स के, किसी का 20 मिनट्स का, मेरे जैसे कुछ बंदों का 10 मिनट का ऐसा इंटरव्यू चल रहा था। तो उसमें वो नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछते थे। नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, जो आप पढ़ते हो ना अपने कॉलेज में, जैसे रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजीज के बारे में, TCP के बारे में, और ये आपका जो होता है OSM मॉडल्स के बारे में, यही सब पूछेंगे और ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी एरे आपने पढ़ा है वो उसका प्रिपरेशन कर लेना, और बिग ओ नोटेशन, ये सब क्या होता है ना, ये बेसिक्स क्वेश्चन जो ही पूछेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी में यही सब पूछते हैं। अगर कितने लोग कहते हैं ना अरे भाई सारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना पता होता है, तो भाई मैं भी ये कह रहा हूं, तो सारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना देना होता है। 5 में से कोई 3 दे दो, 6 में से कोई 4 दे दो। मैंने जब विप्रो का इंटरव्यू दिया था ना, तो विप्रो के इंटरव्यू में मेरे से पूछ रहे जो मॉस में जो वो होता है क्या, रेड कलर का लाइट, वो क्यों जलता है। मेरे को हार्डवेयर का नॉलेज नहीं था, मैंने बोला मेरे को नहीं पता। उन्होंने ऐसे हार्डवेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, 6 क्वेश्चन पूछे, 6 में से मुझे एक भी नहीं पता था। मैंने कहा नहीं, मेरे को हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है। फिर उन्होंने कहा पाइथन आता है, मैंने कहा हाँ मेरे को आता है पाइथन का 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया और क्लियर इंटरव्यू। तो सोचो 10 क्वेश्चन में से मैंने गिन के 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर दिया था, और मैं सिलेक्टेड हो गया था विप्रो में उस टाइम पे। तो ये नहीं है, तो अगर आपने बहुत सारे आंसर नहीं दिए, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आप जो कुछ क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो ना, वो देखेंगे जो अच्छा इस चीज में इसको पता है, जो ये चीज क्या है, और इसमें ये इसको डीप नॉलेज, और ये मेरे को सही से बता रहा है, वो भाई सिलेक्ट कर देगा। उसके कंसेप्ट क्लियर रखो, क्लासेस के कंसेप्ट क्लियर रखो, थोड़े बहुत बेसिक नेटवर्क क्लियर रखो, और डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट क्लियर रखो। बहुत प्यार से इंटरव्यू क्लियर करोगे भाई। और HR में ना थोड़ा सा इंग्लिश देखेंगे वो आपसे, लाइक ये क्वेश्चन पूछ लेंगे जो आपकी आपने लास्ट मूवी देखा था वो कौन सी है, उस लास्ट मूवी के बारे में पूछ लेंगे, स्टोरी। बेसिकली वो यही पूछते हैं, लास्ट मूवी, लास्ट बर्थ डेट, और अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हो तो रास्ते में आपको क्या क्या परेशानियां हुई, वो ये बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपसे, अब देखो एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हो तो सैलरी वैली की तो बात करोगे नहीं, तो बेसिकली बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो, जब आपको जैसे लगे, जो कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, मैंने पूछा था ये, कितने लोग नहीं पूछते, कैसा है, HR को बुरा लगे जो हम रिजल्ट के बारे में क्यों पूछते, तो बता देंगे हाँ ठीक है विद इन 2 वीक्स आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों पे मेन जो फोकस रहता है ना भाई, एप्टीट्यूड पे जरूर ध्यान देना। अगर एक बार एप्टीट्यूड पे ध्यान दे देते हो तो प्रोग्रामिंग भी हो जाता है क्लियर। जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, जिन्होंने आपका प्रोफाइल सिलेक्ट करा, HR ने सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रीनिंग राउंड क्लियर करा, वहां पे आपका सीट अरेंजमेंट करवाना, जो जितना भी वो काम करवाते हैं ना, उसके बाद वो नहीं चाहते जो आप सेलेक्ट ना हो, वो चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो। ये हमेशा ध्यान में रखना। जो HR वाला आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा अरे भाई इससे क्वेश्चन पूछना, इसको निकालता हूं, नहीं, वो ये कोशिश करेगा जो इससे कितना आसान क्वेश्चन पूछूं जो ये आंसर दे और मैं इसको रख लूं, क्योंकि उसने आप पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है पहले, टाइम का भी पैसे का भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कभी भी ये मत सोचना जो कंपनी को आप नहीं चाहिए, कंपनी को भाई आप चाहिए। आप आराम से स्क्रीनिंग राउंड क्लियर करो, स्क्रीनिंग राउंड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, फिर अपने प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखो। और जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, MCA वाले स्टूडेंट है, उनके बेसिक्स प्रोग्रामिंग अगर उनका क्लियर है ना कंसेप्ट, तो आराम से बेसिक्स प्रोग्रामिंग को भी क्लियर कर सकते हैं। जो इनका राउंड होता है ना स्क्रीनिंग राउंड, उनमें इनको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देते हैं, वो आसान होता है। और इंटरव्यू के बीच में जब आपको HR इंटरव्यू लेगा, फिजिकली इंटरव्यू जो होगा, उसमें आपसे कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी पूछेंगे। वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, 2D एरे के बारे में पूछ लेंगे, पैलिंड्रोम के बारे में पूछ लेंगे। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन आपके जो टीचर्स करवा रखे होते हैं ना ड्यूरिंग ग्रेजुएशन,
तो आप बहुत ही आराम से क्लियर कर सकते हो उसको, कोई बड़ी डील नहीं है। अब हम बात करते हैं जो गूगल और अमेजोन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं भाई लिटरली बताता हूँ, अगर उस टाइम पे पता होता ना, तो मैं प्रोग्रामिंग पे अच्छे से ध्यान देता और उन कंपनीज के लिए ट्राई करता। और वो आपका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं देखते, जो आपका कितने परसेंटेज है कुछ भी, वो बस आपका लॉजिक देखते हैं, आपका डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, और आपने हैकर अर्थ पे, लीड कोड पे आपने कितने सारे प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को सॉल्व कर रखा है वो देखते हैं। उसके बाद वो आपका प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको वो लॉजिक्स क्लियर करना होता है। अगर आपने एक बार लॉजिक क्लियर कर लिया, उसके बाद उसी के सिमिलरिटीज उनके 4-5 राउंड होंगे, उसमें वही सिंपल लॉजिक्स आपको क्लियर करना होगा। कुछ कुछ वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना होगा और आप क्लियर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हाँ, थोड़े से प्रो लेवल पे जाना होगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। अगर 1 साल मेहनत कर रहे हो तो 1 साल बस आपको यही सोचना है, जो मुझे प्रोग्रामिंग करना है, डीसीए डीएसए, हाँ डीएसए कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और मेरे चैनल के साथ बने रहो, तो इन फ्यूचर में मैं ये भी बताऊंगा, जो मैं बग बाउंटी करता हूँ, मैं एक एथिकल हैकर हूँ, तो एथिकल हैकिंग से मैं बग बाउंटी करता हूँ, बग बाउंटी से मैं कैसे पैसे कमाता हूँ वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो चलते हैं, बाय बाय।